मैं फिर से आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूँ और ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट सेकंड है, जहाँ पर मैं बात करूँगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी, यूपीपीएससी या अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और मैं यहाँ पर आपको थ्योरी के साथ क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मुग़ल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आ चुका है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जिसको मुग़ल सम्राट ने नियुक्त किया था वो कौन था? मुर्शीद कुली खान। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया था। यानी जब ये बंगाल का नवाब बना था तो इसने अपनी राजधानी को परिवर्तन कर लिया और उसी मकसूदाबाद जिसको राजधानी बनाया था उसी का नाम मुर्शिदाबाद कर दिया था बाद में। ठीक है गाइज, तो याद रखिएगा, ढाका से मकसूदाबाद किसने बनाया था? मुर्शीद कुली खान ने। और इसी मकसूदाबाद का नाम परिवर्तन करके क्या किया गया था? मुर्शिदाबाद। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की थी। यानी कि कैसा व्यवस्था? इजारा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भूमि बंदोबस्त के लिए इजारा व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? तो मुर्शीद कुली खान। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों के साथ कहा कि यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो वे शहद देंगे, यदि उन्हें छेड़ा जाए तो वह काट काट कर मार डालेंगे। सॉरी गाइज, बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो यहाँ पर ये क्या बोला जा रहा है? अलीवर्दी खान के बारे में। अलीवर्दी खान ने क्या कहा था? क्या किसकी तुलना की थी? यूरोपीय की तुलना किससे की थी? मधुमक्खियों से। यानी कि इन्होंने कहा था यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो वे क्या देंगे? शहद देंगे, और अगर इनको छेड़ा जाए तो वे काट काट कर क्या करेंगे? मार डालेंगे। किसने कहा था? अलीवर्दी खान ने, बंगाल के नवाब थे। इनकी मृत्यु के पश्चात उसका दैहिक सिराजुद्दौला दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना था। याद रखिएगा, सिराजुद्दौला काफ़ी अच्छा सेना था, मतलब एक प्रकार से इसको मान सकते हैं कि राजा भी काफ़ी अच्छा था और सैनिक भी काफ़ी अच्छा था। दोनों में आप इसको तुलना कर सकते हैं। और इसी के समय में एक घटना होती है, इसको कहते हैं ब्लैक होल की घटना, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो 20 जून 1756 को होती है। ब्लैक होल में क्या हुआ था ना दोस्त, कि ऐसा माना जाता है, अभी तक इसका कुछ प्रमाणित मतलब ऑथेंटिकेशन नहीं मिला है। ऐसा बोला जाता है कि जो अंग्रेज़ थे उनको, मतलब बहुत सारे अंग्रेज़ों को एक कमरे के अंदर में बंद कर दिया गया था, जिसके कारण बहुत सारे अंग्रेज़ों का दम घुट के मृत्यु हो गया था, मतलब वो मर गए थे। तो ऐसा इल्ज़ाम सिराजुद्दौला पर लगाया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। और इस घटना के बारे में किसने बताया था? J.Z. हॉलवेल ने, जो वहाँ पर जीवित रह गए थे। ठीक है, इन्होंने बताया कि एक 15 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया था इस बारे में। और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए थे, माने कि जितने भी व्यक्ति थे सब मर गए थे। इसी घटना को हम ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, इसी समय के एक इतिहासकार हैं गुलाम हुसैन। इन्होंने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया। तो मैंने अभी बताया गाइस कि जो अंग्रेज़ बचे थे उन्होंने यहाँ पर यह इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन अभी तक इसका प्रमाणित कोई सोर्स नहीं, मतलब कोई प्रमाण नहीं है। यह कहना उचित नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि उस समय गुलाम हुसैन नाम के एक इतिहासकार थे जिन्होंने इसका जिक्र अपने पुस्तक में नहीं किया है। ठीक है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। याद रखिएगा, जो प्लासी का युद्ध था वो एक षड्यंत्र के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? मीर जाफ़र को सिराजुद्दौला के खिलाफ भड़काया था और नवाब बनने के लालच में उससे सहायता ली थी। प्लासी वर्तमान नाम पलाशी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा गाइस, कहाँ पर है? प्लासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। भागीरथी नदी कहाँ पर है? मतलब बंगाल की बात हो रही है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1758 से 60 तथा 1765 से 67 तक रहा। यानी कि ये 2 बार बंगाल का गवर्नर बनता है, पहले 1758 से 60, फिर 1765 से 67। याद रखिएगा गाइस, 1764 जब बक्सर का युद्ध हुआ था तब उस समय रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, यहाँ का गवर्नर भी नहीं था। ठीक है, इस अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था।
याद रखिएगा ये शुजाउद्दौला की बात हो रही है। ये कहाँ का है? ये अवध का नवाब है, सिराजुद्दौला नहीं है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया था। इसी के बाद 1764 में एक बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है गाइस, बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। ये बक्सर कहाँ पड़ता है? बिहार में एक जगह है बक्सर। जैसे आप बिहार का मैप देखते हैं, ऐसे बिहार का ये अगर मैप है तो यहाँ पर आपको बक्सर मिलेंगी। तो इसी बक्सर पर यहाँ बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जहाँ पर क्या थे, एक तरफ अंग्रेज़ थे और उधर से शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेजों का श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा श्वेत विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय भी हो चुका है, याद रखिएगा इस। और ये कब हुआ था? 1858 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरे राज्य की स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लुटेरे राज्य की स्थापना किसने की थी? तो क्लाइव ने। विलियम पेट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, किसको कहा है? ये क्लाइव के बारे में कहा। किसने? विलियम पेट ने, कि स्वर्ग से उतरा क्या है? एक सेना नायक है, ठीक है। अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। यहाँ पर ये याद रखिएगा, नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वो अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, यानी कि मीर कासिम ने राजधानी को क्या किया? परिवर्तन कर दिया था। पहले क्या राजधानी था? मुर्शिदाबाद, फिर उसने क्या कन्वर्ट कर दिया? मुंगेर। हुआ यह था गाइस कि जो मीर जाफ़र था, जब वो बंगाल का नवाब बना था, तो मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों से शुरुआत में उनके रिश्ते अच्छे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे रिश्ते ख़राब होने लगे। तो फिर अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया था। लेकिन मीर कासिम जो था काफ़ी योग्य शासक था, और मीर कासिम ने क्या किया? अंग्रेज़ों को धोखा दे दिया। और इसी के चलते क्या किया उसने? राजधानी परिवर्तन किया अंग्रेज़ों से बचने के लिए, और यहाँ पर मुंगेर में उसने क्या किया? बंदूक का कारखाना लगा लिया। याद रखिएगा, आज भी ये बंदूक का कारखाना आपको मुंगेर में देखने को मिलेगा। संभवतः मुर्शिदाबाद के संयंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो। मीर कासिम ने सेना गठन यूरोपीय पद्धति के अनुसार किया था। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन आता है कि मीर कासिम ने अपने सेना गठन यूरोपीय पद्धतियों के अनुसार किया था, ठीक है। इसके द्वारा मुंगेर में तोपे तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए, कुछ नए कर भी लगाए गए। 22 से 23 अक्टूबर को 1764 को क्या होता है? अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया। याद रखिएगा, जो बक्सर का युद्ध था ये निर्णायक युद्ध था। माना जाता है कि यहाँ पर अंग्रेजों ने अपने दम पर जीत हासिल की थी। जो प्लासी का युद्ध था, बैटल ऑफ प्लासी, वहाँ पर षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन यहाँ पर षड्यंत्र ना होकर क्या किया गया था? अपने दम पर लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो संभाल रहा था। याद रखिएगा गाइस, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा रॉबर्ट क्लाइव से। मैंने बताया था रॉबर्ट क्लाइव इस समय भारत में नहीं था। 1765 में भारत में आता है, जब इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। मैंने अभी बताया आपको, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफिर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफिर, और दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को होती है, ठीक है। किसके साथ होता है? शाह आलम द्वितीय के साथ, ठीक है। इसी के तहत क्या होता है? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार किसको दे दी जाती है? अंग्रेजों को दे दी जाती थी। और इलाहाबाद की दूसरी संधि भी हुई थी, कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 को। किसके साथ हुआ था? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुआ था, जिसके तहत इलाहाबाद और करा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया गया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। याद रखिएगा गाइस, जब ये संधि हो रही थी तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। मैंने आपको बताया था ऊपर में 1765 में यह भारत आ गया था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, ठीक है। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, जैसे में कुछ कंपनी ने क्या किया था? जो दीवानी होता था, पैसा से रिलेटेड वगैरह काम होता था, कुछ दीवानी काम होता था, कुछ फौजदारी काम होता था, जो ऐसे ऐसे काम होते थे, तो कंपनी इसके लिए कुछ एजेंट को नियुक्त करते थे। इसमें क्वेश्चन आता है कि बंगाल में किसको नियुक्त किया गया था? मोहम्मद रज़ा खान। और बिहार के लिए राजा सिताब राय, ठीक है। और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ थे।
ये नाम आप याद रखिएगा, तीनों नाम, क्योंकि ये तीनों बंगाल से रिलेटेड हैं। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा था, उसे अंधा कर दिया गया बाद में, इन्होंने अंग्रेजों ने कर दिया था, और 1803 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में गाइस कि दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कब किया था? 1803 में। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शाह आलम द्वितीय के उत्तराधिकार कौन थे? तो अकबर सेकंड और बहादुर शाह द्वितीय। ये अकबर द्वितीय वही हैं जिन्होंने राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा था? लंदन भेजा था। यही लंदन में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की डेथ हो जाती, मृत्यु हो जाती, और वहीं पर उनका समाधि स्थल है। चलिए गाइस, थोड़ा सा और नोट से देख लेते हैं, फिर ख़त्म पर है। नीचे से देख लेते हैं, कुछ छूट गया गाइस तो कवर कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनभोगी मात्र बनकर रह गए। 1765 में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई। 1765 के द्वारा जो हुआ था, बर्मा युद्ध के बाद डेविड स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों का सबसे पहले किस जनजाति से विद्रोह हुआ था? तो खासी जनजाति से। कौन सा नेतृत्व करा था? तीरथ सिंह। के.एम. पनिक्कर ने कहा है कि 1765 से 72 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, किसने कहा था? के.एम. पनिक्कर ने, कि किसका स्थापन था? डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया था 1765 से 72। यानी कि किसकी बात हो रहा है? क्लाइव की बात हो रहा है। इसी समय क्लाइव था गाइस, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको थ्योरी समझ में आएगा, क्वेश्चन आपको बनाने में काफ़ी मज़े आएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मैंने ऊपर आपको बताया था कौन था? मुर्शीद कुली खान। अलीवर्दी खान, इन्होंने क्या बोला था? मधुमक्खियों से तुलना किसकी की थी? यूरोपियनों की। क्या कहा था? अगर उन्हें हम छेड़ेंगे नहीं तो वह शहद देंगे, अगर छेड़ेंगे तो क्या करेंगे? हमें मार देंगे। चलिए गाइस, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? वही चीज़ पूछा, सूबेदार या बंगाल का गवर्नर किसको चुना गया था मुगल सम्राट द्वारा अंतिम रूप से, स्वतंत्र रूप से? तो मुर्शीद कुली खान थे। ठीक है। अलीवर्दी खान, मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया इसके बारे में फैक्ट। देखिए गाइस, निम्नलिखित से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? देखिए गाइस, अब यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहा है? ब्रिटिश प्रभुत्व की बात कर रहा है, कि मतलब ब्रिटिश की प्रभुत्व कैसे स्थापित हुई थी, मतलब स्टार्टिंग की बात कर, निर्णायक युद्ध की बात नहीं कर रहा था। यहाँ पर बक्सर को हम टिक नहीं करेंगे। यहाँ पर किसकी आंसर हो जाएगी? प्लासी का युद्ध। क्यों? क्योंकि यह 1757 में होता है, और आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, इससे पता चल जाता है कि अब भारत में ब्रिटिश का रोल थोड़ा ना थोड़ा आ चुका है, मतलब अपने देखने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता क्या थी? अब देखिए गाइस, सैन्य सफलता की बात कर रहा है, मतलब सैन्य सफलता मानी जाती है। कौन सी सैन्य सफलता थी? तो ये क्या हो जाएगा? बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं एक बात बोलूँगा गाइस कि ये MPPSC का क्वेश्चन है, और मैं इस पर थोड़ा ना थोड़ा एक संदेह व्यक्त करूँगा, इसलिए क्योंकि निर्णायक की बात कर रहा है। यहाँ पर जो सैन्य सफलता है ये नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या था? एक षड्यंत्र था। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर क्या किया गया था? मीर जाफ़र को सिराजुद्दौला के खिलाफ भड़काया गया था। तो ऐसा कहना उचित नहीं है कि सैन्य सफलता निर्णायक रूप से थी, ऐसी नहीं है। अगर निर्णायक रूप से होनी चाहिए तो बक्सर का युद्ध होनी चाहिए। खैर, अब MPPSC ने माना है तो हम इसी को लेकर चलेंगे आगे। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, आपको पता है कब लड़ा गया था? 1757 में। कब डेट था? 23 जून। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव यानी कि रॉबर्ट क्लाइव की बात करा द्वारा परास्त हुआ था टैस्क युद्ध में। किस युद्ध में परास्त हुआ था? प्लासी के युद्ध में। कब हुआ था? 23 जून 1757। आपको पता है गाइस, आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मतलब पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों के, मतलब इसमें पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, तो ये कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। ये देखिए गाइस, उपयुक्त निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? तो किसे कहा गया गाइस? रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। ठीक है, विलियम पेट ने कहा था, याद रखिएगा गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। क्लाइव एक सैनिक रूप से
जैन नेता था विलियम पेट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उतना सेनानायक है। वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक, किसने कहा था? विलियम पेट ने। अब देखिए, प्लासी का युद्ध डैश मैदान में लड़ा गया था। कहाँ पर लड़ा गया था? पश्चिम बंगाल। आपको पता है, मैंने बताया था प्लासी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के पास पड़ता है। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। निम्न से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थापित किया था? तो मैंने जस्ट आपको बताया था, जो मीर कासिम था उसने क्या किया था? अंग्रेजों का हस्तक्षेप को कम करने के लिए कलकत्ता से कहाँ चला गया? बिहार की तरफ आ गया। ये बिहार में ही मुंगेर आपको पड़ता है। जो मुंगेर, जैसे आप बिहार का अगर मैप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको मुंगेर मिलेगा, दक्षिण भारत की तरफ मिलेगा, मतलब साउथ इंडिया की तरफ मुंगेर आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए गाइज, ये क्वेश्चन आया है। देखिए, सबसे अधिक, सॉरी गाइज छिप गया। देखिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित किए थे, ये बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है। निर्णायक युद्ध की बात करेगा तो बक्सर का युद्ध होगा। ठीक है गाइज, अगर निर्णायक युद्ध के, देखिए यहाँ पर बक्सर का युद्ध है। मैं एक्सप्लेनेशन में आपको दिखा देता हूँ। अंग्रेजों ने क्या किया था? अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से यहाँ पर युद्ध लड़ी थी, और यहाँ पर किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं था। ये अंग्रेजों की अपनी जीत थी। ये निर्णायक युद्ध माना जाता है क्योंकि यहाँ पर से अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए बहुत ही कम, नाव के बराबर में कोई बचा था जो उसको चुनौती दे सकता है। क्यों? आपको पता है गाइस, 1761 में एक घटना होती है जिसको कहते हैं पानीपत का तीसरी लड़ाई, जिसमें क्या होता है? एक तरफ थे सदाशिव राव, यानी कि जो मराठा की तरफ से थे, और एक थे अहमद शाह अब्दाली जो अफगानों की तरफ से थे। यहाँ पर मराठा की हार हो जाती है, और जैसे ही मराठा की हार होती है, यहाँ पर अंग्रेज को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? देखिए गाइस, तो कौन है? बक्सर की लड़ाई। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो कौन सा है? बक्सर। यहीं से अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? यानी कि पूछ रहा है कि दिल्ली का उस समय, दिल्ली को कौन संभाल रहा था? मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था? शाह आलम द्वितीय, जब मैंने आपको बता दिया। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आपको पता है मीर जाफर था। ऐसे ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन हैं जो आपको छोटे एग्जामों में दिए जाते हैं। ये 69 बीपीएससी यानी कि पिछला ही बार या बीपीएससी में पूछा गया है। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? मैंने बताया था इलाहाबाद की संधि। ये बक्सर की लड़ाई के जस्ट बाद हुआ था। कब हुआ था? 1765। इसका टोटल डेट था 12 अगस्त 1765 को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, कौन था? शाह आलम द्वितीय। आपको पता है, जस्ट मैंने बताया 1765 को क्या होता है? 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है, जहाँ पर क्या होता है? शाह आलम द्वितीय को क्या किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान कर दी गई थी, यानी कि सारा अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? मतलब किसने प्रदान किया था बंगाल की दीवानी? मुगल सम्राट ने। किसने? शाह आलम द्वितीय ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान करती थी? कौन सा गवर्नर था? लॉर्ड क्लाइव, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। ये भी क्वेश्चन आपको यूपीएससी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। देखिए गाइस, ये पूछ रहा है कि जो शाह आलम द्वितीय के साथ जो शाह आलम द्वितीय ने किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, तो कब किया था? 12 अगस्त 1765, यानी कि इलाहाबाद की संधि के बारे में पूछ रहा है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मैंने बताया था मोहम्मद रजा खान को। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। 1765 में दीवानी प्रदान किया जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस प्रवर्ती जनजाति के संपर्क में आते हैं? तो किसके आते हैं? खासी जनजाति के संपर्क में, क्योंकि सड़कों का निर्माण करना था, जिसके बाद ऐसा देखने को घटना मिली। यूपीएससी में 2002 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए गाइस, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। एक जगह इसमें मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, देखता हूँ मैं ऑप्शन ऊपर में। चले गाइस, ये ARO में ये मेंस के एग्ज़ाम में उसमें क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको पता है कि इसका जो मेंस का एग्ज़ाम होता था उसमें MCQ ही आता था, तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम लिया गया था। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन दोबारा आपको रिपीटेशन में देखने को मिल सकता है। चलिए तो देखते हैं।
अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। पहला, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं गाइस, तो एग्जामिनर जानबूझ को ऐसे क्वेश्चन आपको देता है जो कुछ आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, ताकि आप एग्जाम हॉल में मिस्टेक कर जाओ। मैं ऐसा कहूँगा गाइस कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर निगेटिव मार्किंग है तो आप रिस्क ना लें, ऐसे क्वेश्चन में आप स्किप कर दें। बट अगर आपको रिस्क भी लेना है तो आप इस क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करें। जैसे ऑप्शन 2, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, तो आप ऐसे क्वेश्चन में टिक लगा सकते हैं कि हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है, यानी कि हिंदुओं को उच्च स्थान दी गई थी। राजा टिकैत राय नवाब आसफाउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं गाइस, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम बताना है, यानी कि बताना है पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ। तो आप ऐसे में आप आप एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ प्लासी का युद्ध और यहाँ पर दिया बक्सर का युद्ध, तो ये अपने आप में गलत हो गया, क्योंकि पहले प्लासी बाद में बक्सर हुआ था। यहाँ बक्सर है, ये वांडीवास है, प्लासी है और अंबर है, ये हो सकता है गाइस। अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर बक्सर है, यहाँ पर अंबर है, प्लासी है, वांडीवास नहीं, वांडीवास 1760 में हुआ था गाइस, ठीक है। और तो इसके बाद प्लासी नहीं हो सकता है। चौथा ऑप्शन हम लोग देखेंगे गाइस, यहाँ अंबर का युद्ध, बक्सर युद्ध, फिर यहाँ प्लासी आ गया, तो ऑप्शन अपने आप कट गया गाइस, क्योंकि प्लासी बाद में नहीं, प्लासी पहले हुआ था। तो यहाँ पर हम क्या टिक करेंगे, बी नंबर, क्योंकि पहले अंबर की लड़ाई होती है, फिर प्लासी का होता है, वांडीवास मैंने बताया 1760, और फिर बक्सर का 1764 में युद्ध देखने को मिलता है। अंबर का युद्ध 1749 में हुआ था, याद रखिए गाइस, सॉरी गाइस। अंबर का युद्ध कब हुआ था गाइस, 1749 में। ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, आपको नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में दिखते हैं कभी कभार, जब एग्जामिनर क्वेश्चन को टफ बनाने रहता है तब, लेकिन उतने ज़्यादा प्रचलित क्वेश्चन नहीं है। मैं कहूँगा अगर एग्जाम नज़दीक में है तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, मतलब ध्यान ना दें, ऐसे क्वेश्चन शायद ही आपको एग्जाम हॉल में दिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, बहुत कम ही क्वेश्चन बचे हैं, देख लेते हैं। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। यानी कि बोल रहा है वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था, फ्रांस और अंग्रेजों के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1760 में। तो कौन था फ्रांस की तरफ से, काउंट लाली, जो हार गया था। वांडीवास के युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, यूपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। तो किसके बीच हुआ था, मैंने अभी बताया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो फ्रांसीसी के खिलाफ। मैंने अभी जस्ट बताया था, 66 बीपीएससी में एक क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित कौन सा सही सुनो में सम्मिलित है, देखिए बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध क्या हो जाएगा गाइस, आप इसमें देख रहे हैं मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, नहीं मीर जाफर नहीं था गाइस, मीर कासिम था, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ तो ये सही है गाइस। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, नहीं गाइस ये गलत है। खुर्दा का युद्ध निज़ाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, गलत है। जब आपको बी नंबर सही मिल गया तो अपने आप ये दोनों क्वेश्चन कट हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का गाइस, देखते हैं। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों के सर्वाधिक विरोध किया था, तो ये मराठाओं ने किया था। मैंने आपको बताया था जब 1761 में पानीपत के तृतीय लड़ाई में मराठा हार जाते हैं तो अंग्रेजों को चुनौती देने वाला फिर कोई नहीं बचा था, जिस कारण से अंग्रेजों का ताकत धीरे धीरे बढ़ता चला गया था। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का ताकत और ज़्यादा बढ़ गया। तो ठीक है गाइज, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके पास उपस्थित होऊंगा। तो जब तक के लिए आपसे अलविदा चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे गुजारिश है कि कमेंट में आप बताएं कि वीडियो कैसा लगा, आपको हेल्पफुल है कि नहीं है। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे क्या काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट मिलता है, मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए अप्रिशिएट होता हूँ। ठीक है, बाय गाइस।